हेलो एवरीवन, दिस इज रजत मनचंदा एंड वेलकम टू द लर्निंग ट्री। आज हम अपनी इस वीडियो में 1 फेब 2025 को प्रेजेंट किए हुए बजट को डिस्कस करने वाले हैं। 1 फेब 2025 को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने बजट प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में। उस पूरे बजट की एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बजट 2025-2026 की बात करूं तो बजट समझने के पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि बजट की हिस्ट्री क्या रही है, किस तरीके से बजट को प्रेजेंट किया जाता रहा है और कौन से आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये अलाउ करते हैं कि आप बजट प्रेजेंट कर सकते हो। तो सबसे पहला आर्टिकल आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, आर्टिकल 266। आर्टिकल 266 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड्स ऑफ इंडिया। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट के कंसोलिडेटेड फंड में से, गवर्नमेंट की ट्रेजरी में से, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट का खजाना, तो उस गवर्नमेंट के खजाने में से अगर आपको पैसे ड्रॉ करने हैं, पैसे निकालने हैं अलग अलग जगह पे एलोकेट करने के लिए, तो वो काम आप सिर्फ तब कर सकते हो जब आपको पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलेगा। पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना ही बजट प्रेजेंट करना है। तो ये बात कौन बोलता है? ये बोलता है आर्टिकल 266। इसके बाद अगर हम बजट वर्ड की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन ही नहीं है। आसान भाषा में हम लोग समझने के लिए बजट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई भी नाम नहीं है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड मेंशन नहीं है तो बजट की जगह ऐसा कौन सा वर्ड है जो वहां पे लिखा हुआ है? तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे कंपनी अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च एक फाइनेंशियल ईयर का, वैसे ही गवर्नमेंट का भी बजट जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 112 टू 117 की, तो ये डील करता है फाइनेंशियल मैटर से। तो जो भी फाइनेंशियल मैटर्स गवर्नमेंट के हैं उन सारे मैटर से डील करने के लिए संविधान का आर्टिकल 112 से 117 रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद हम ये देख लेते हैं कि बजटिंग करते क्यों है, बजट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखिए, व्हाट गवर्नमेंट विल डू, व्हाट आर इट्स प्लान विद द मनी इट हैज गॉट फ्रॉम पब्लिक। तो हम लोग जो गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में पैसे जमा करते हैं, पैसे देते हैं, उस पैसे का गवर्नमेंट क्या करने वाली है, क्या उसके प्लान है, उस पैसे का एलोकेशन कहां कितना होने वाला है, किस सेक्टर को कितना पैसा मिलने वाला है, इन सारी चीजों की जानकारी के लिए, पता करने के लिए बजटिंग करी जाती है। जैसे हम लोग अपने घर में अपनी आई हुई सैलरी की बजटिंग करते हैं कि किस हिस्से में कितने पैसे जाएंगे, कितने पैसे सेव होंगे, एग्जैक्टली वही काम गवर्नमेंट भी करती है। बस फर्क यह है कि गवर्नमेंट के पास जो पैसे आते हैं वो हमारे दिए हुए पैसे होते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बाद अगर हम बात करें बजट प्रिपरेशन की, तो बजट प्रिपरेशन करने के लिए बजट डिवीजन रिस्पॉन्सिबल है। अब बजट डिवीजन कौन है या बजट डिवीजन कहां आता है? तो बजट डिवीजन आता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। इकोनॉमिक अफेयर्स का डिपार्टमेंट आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, और फाइनेंस मिनिस्ट्री आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये हायरार्की आपको ध्यान में रखनी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसको हेड करती है निर्मला सीतारामन करेंटली, उसके डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बजट डिवीजन के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बजट बनाती है। कुछ अमेजिंग फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, बजट से रिलेट करते हैं। वो सबसे ज्यादा बार अगर किसी ने बजट प्रेजेंट किया है तो वो है मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार बजट प्रेजेंट किया है। इसके बाद अगर हम लॉन्गेस्ट बजट की बात करें तो लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सबसे ज्यादा लंबा बजट प्रेजेंट किया था, जिसकी लेंथ अराउंड 18,650 वर्ड्स की थी, और ये बजट 1991 में प्रेजेंट किया गया था। आपको 1991 से वो इवेंट याद होगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाला, तो तभी मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने सबसे लंबा बजट प्रेजेंट किया था। इसके बाद एक और लॉन्गेस्ट बजट है जो निर्मला सीतारामन जी ने प्रेजेंट किया है, जो कि 2.42 आवर्स का है, यानी कि लगभग 3.25 घंटे लगे थे इस बजट को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। वो बजट प्रेजेंट किया था निर्मला सीतारामन ने। अच्छा, एक और बात है, मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट प्रेजेंट किया है और निर्मला सीतारामन अब सेकंड नंबर पे आ गई है, जिन्होंने इस बार का 2025 का जो बजट प्रेजेंट किया है ये 8th टाइम प्रेजेंटेशन है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि मोरारजी देसाई के इस रिकॉर्ड को निर्मला सीतारामन बहुत जल्दी तोड़ देंगे। तो अब हम लोग अगर निर्मला सीतारामन जी की स्पीच की बात करें तो इन्होंने अपनी स्पीच को स्टार्ट किया स्टेट करते हुए कि ये बजट गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स को कंटिन्यू करेगा, और वो एफर्ट्स यहां पे लिखे हुए हैं। पहला, एक्सेलरेट ग्रोथ। दूसरा, सिक्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। हाउस होल्ड के सेंटिमेंट्स को, कि वो हाउस होल्ड जो है, जो सेविंग क्लास है, वो कितना ऑप्टिमिस्टिक है या पेसिमिस्टिक है इन्वेस्टमेंट्स को लेके,
फाइनेंस को लेके, उनके सेंटिमेंट्स को अपलिफ्ट करना, स्पेंडिंग पावर को एनहांस करना जो हमारा राइजिंग मिडिल क्लास है। तो ये कुछ 5 बातें हैं जिससे निर्मला सीतारामन जी ने अपनी स्पीच को स्टार्ट किया था। इसके बाद जो सबसे ज्यादा बार शब्द यूज किया गया है इस पूरी स्पीच के दौरान वो है गरीब, यूथ, युवा, अन्नदाता, किसान एंड वुमेन, नारी। इन चारों लोगों के ऊपर स्पेशल फोकस किया गया था इस बजट के अंदर और ये शब्द बार बार फ्रीक्वेंटली यूज किए गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने अपनी स्पीच को कंटिन्यू किया ये बताते हुए कि जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से, ओवरऑल जो पूरे वर्ल्ड में टेंशन चल रही है उसकी वजह से हमारी भी ग्रोथ हैम्पर हुई है, जिसकी वजह से आपको देखने को मिला होगा कि इस बार का जीडीपी का जो रेट है वो एक्सपेक्टेड जितना था उससे काफी कम है। तो इसको किस तरीके से इंप्रूव करना है इसके ऊपर भी इस बजट के ऊपर खास ध्यान दिया गया है। इसके बाद उन्होंने ऐड किया कि नेक्स्ट 5 ईयर जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सबका विकास वाले मोटो को अचीव करने के लिए। फिर इन्होंने बोला कि विकसित भारत की परिभाषा क्या है, विकसित भारत को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। आपने बहुत बार ये शब्द पीएम साहब के मुंह से भी सुना होगा कि विकसित भारत की ओर हमें बढ़ना है। तो विकसित भारत की ये 6 डेफिनेशन निर्मला सीतारामन जी ने अपनी स्पीच में दी। पहला, जीरो पॉवर्टी, पूरी तरीके से पॉवर्टी को एलिमिनेट करना। 100% क्वालिटी गुड स्कूल एजुकेशन होनी चाहिए। एक्सेस टू हाई क्वालिटी अफोर्डेबल एंड हेल्थ केयर, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर को इंडिया में जितने भी लोग हैं चाहे वो रिमोटेस्ट एरिया में ही क्यों ना हो उसको अफोर्ड कर पाए। 70% वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि वुमेन का कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, एम्प्लॉयमेंट में 70% तक बढ़ाना। उसके बाद 100% स्किल्ड लेबर विद मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट, जितने भी लेबर है उनको स्किल प्रोवाइड करना ताकि उनको मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। फिर फार्मर्स मेकिंग इंडिया द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं कि हमें किसी भी चीज का इंपोर्ट बाहर की कंट्री से ना करना पड़े। फार्मर्स इंडिया को एक फूड बास्केट की तरीके से तैयार करें। तो ये 6 चीजें अगर हम लोग अचीव कर लेते हैं तो हम विकसित भारत की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा निर्मला सीतारामन जी ने अपनी स्पीच में बताया। इसके बाद इस बजट के फोकस की बात करें तो 6 ऐसे डोमेन्स हैं जिसके ऊपर इस बजट का फोकस रहने वाला है। पहला, टैक्सेशन, दूसरा पावर सेक्टर, तीसरा अर्बन डेवलपमेंट, देन माइनिंग, उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। तो ये कुछ 6 ऐसे डोमेन्स हैं जिसके ऊपर ये बजट फोकस करेगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग एग्रीकल्चरल ग्रोथ और प्रोस्पेरिटी बिल्डिंग की बात करें तो निर्मला सीतारामन जी ने अपनी स्पीच में बताया कि प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की जाएगी जिसके तहत डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके लिए स्पेशल प्रोग्राम्स डेवलप किए जाएंगे। अराउंड 100 डिस्ट्रिक्ट्स को इसके अंदर कवर किया जाएगा और 1.7 करोड़ फार्मर्स को इसका फायदा मिलने वाला है। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, एक 5 ईयर मिशन चलाया जाएगा जो कॉटन प्रोडक्टिविटी को और सस्टेनेबिलिटी फार्मिंग को इनहैंस करेगा, इंप्रूव करेगा। इसके बाद मखाना बोर्ड इन बिहार, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। आप सब लोगों ने मखाना सुना होगा, ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, हेल्दी डाइट ऑप्शन है। सो बिहार में इसका प्रोडक्शन बहुत होता है, तो बिहार में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा टू बी सेटअप टू इंप्रूव प्रोडक्शन, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग। सो मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए स्पेशल मखाना बोर्ड बनाया जाएगा बिहार में। फिर इनहैंस क्रेडिट थ्रू केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड आज से नहीं बहुत टाइम से चला आ रहा है, सरकार इसको चलाती है, जिसके तहत किसान को शॉर्ट टर्म लोन्स मिलते हैं। तो इसी में 7.7 करोड़ फार्मर्स, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर्स को अप टू 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो स्कीम वही है लेकिन इसमें कुछ और फार्मर्स को जोड़ने की कोशिश की गई है। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्ड सीड्स, ये हाई यील्ड सीड्स प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको पेस्ट रेसिस्टेंस एंड क्लाइमेट रेजिलियंस बनाया जाएगा जिसमें पेस्ट का इस्तेमाल कम हो और क्लाइमेट के हिसाब से ये अपने आप को मोल्ड कर ले। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, देखिए यहाँ पे दालों की बात की गई है। वैसे तो इंडिया बहुत ही लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हर तरीके की पल्सेस का, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे उसका कंजम्पशन इतना ज्यादा है कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ जाती है। तो हमें पल्सेस में आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने के लिए एक 6 ईयर मिशन चलाया गया है जिसका स्पेशल फोकस 3 दालों के ऊपर होगा, वो तुर, उड़द और मसूर की दाल होगी। इसके बाद इंडिया पोस्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर रूरल इकोनॉमी, इंडियन पोस्ट जो है हमारा उसको एज अ कैटलिस्ट की तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, जो कि क्रेडिट और इंश्योरेंस प्रोवाइड कराएगा माइक्रो एंटरप्राइज को। तो जितनी भी माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं उनको क्रेडिट प्रोवाइड कराना, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराने का काम करेगा।
इसके बाद अगर हम एमएसएमई की बात करें, जो हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन को थोड़ा सा मोल्ड किया गया है। आप भी जानते हो कि इसकी डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट्स और टर्नओवर के ऊपर बेस्ड होती है। तो इन्वेस्टमेंट्स और टर्नओवर का जो पिछला अमाउंट था उसको रिवाइज करके कुछ बदलाव किए गए हैं, जो कि यहाँ पे चार्ट के थ्रू आपको दिख रहे होंगे। तो देखिए, ये जितने भी अमाउंट्स यहाँ लिखे हुए हैं ये सब करोड़ में है। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें हम माइक्रो एंटरप्राइज में, तो पहले 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था जिसको रिवाइज करके 2.5 करोड़ कर दिया गया है। टर्नओवर की अगर बात करें तो 5 करोड़ का टर्नओवर था, यानी कि 5 करोड़ के टर्नओवर वाली एंटरप्राइज माइक्रो एंटरप्राइज कहलाती थी, लेकिन अब उसको इंक्रीज करके 10 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम स्मॉल एंटरप्राइज की बात करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट जो पहले था वो 10 करोड़ रुपीस का था, जिसको बढ़ा के कर दिया गया है 25 करोड़ रुपीस। इसी के साथ जो इसका टर्नओवर है, पहले स्मॉल एंटरप्राइज का वो 50 करोड़ हुआ करता था, जिसको इंक्रीज करके 100 करोड़ कर दिया गया है। और लास्टली मीडियम एंटरप्राइज की अगर हम लोग बात करें तो मीडियम एंटरप्राइज में जो पहले का इन्वेस्टमेंट था वो 50 करोड़ था, जिसको रिवाइज करके 125 करोड़ कर दिया गया है। तो 125 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी मीडियम एंटरप्राइज कहलाएगी। इसी के साथ मीडियम एंटरप्राइज का टर्नओवर पहले 250 करोड़ था, जिसको इंक्रीज करके 500 करोड़ कर दिया गया है। तो ये कुछ चेंजेस आए हैं एमएसएमई सेक्टर के अंदर। इसके बाद अगर हम लोग एमएसएमई और मेक इन इंडिया की बात करें तो एमएसएमई सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि उसकी डेफिनेशंस को रिवाइज किया गया है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के रेट को रिवाइज किया गया है, तो उस केस में पहला जो है वो है कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड विद अ 5 लाख लिमिट फॉर माइक्रो एंटरप्राइज। तो एक कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा या प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी लिमिट 5 लाख रुपए की होगी, और ये मिलेगा माइक्रो एंटरप्राइज को। माइक्रो एंटरप्राइज वो होनी चाहिए जो उद्यम पोर्टल के अंदर रजिस्टर्ड है। तो इन फर्स्ट ईयर 10 लाख सच क्रेडिट कार्ड्स विल बी इशूड। तो पहले ईयर जब ये स्कीम लॉन्च होगी तो अराउंड 10 लाख क्रेडिट कार्ड इशू किए जाएंगे। उसके बाद फॉर 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स, जो पहली बार एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, तो जो फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स होंगे तो लगभग 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को, जिसमें वेमेन्स भी हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स भी हैं, इन सबके लिए एक स्कीम लॉन्च करी जाएगी जिसके तहत इनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन प्रोवाइड कराया जाएगा अगले 5 साल तक। तो इसका यह मतलब नहीं है कि एक एक एंटरप्रेन्योर को 2-2 करोड़ रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। सो बेसिकली आपकी बिजनेस की नीड को देखते हुए आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग मिशन के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, और टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी के ऊपर भी फोकस हमारा होने वाला है। उसके बाद मेजर्स फॉर लेबर इंटेंसिव सेक्टर, जो हमारा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा इस बजट के अकॉर्डिंग। इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए स्पेशल मेजर्स लिए जाएंगे। मेजर्स फॉर टॉय सेक्टर, तो जो टॉय सेक्टर है जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, इस टॉय सेक्टर को जो कि चाइना लीड करता है, हमारा मोटिव ये होगा कि हम मेड इन इंडिया ब्रांड के टॉयज बनाएं ताकि हमें इंपोर्ट टॉयज चाइना से ना करने पड़े। इसके बाद फूड प्रोसेसिंग को भी सपोर्ट करने के लिए स्पेशली एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फूड प्रोसेसिंग बिहार में स्टैब्लिश किया जाएगा। फिर अगर हम बात करें इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन की, कि किस तरीके से ये बजट लोगों के लिए, इकोनॉमी के लिए और इनोवेशन के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देने वाला है, तो इस केस में सबसे पहले आईआईटीज को एक्सपैंड किया जाएगा और उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाई जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसमें एडमिशन ले सके। इसके बाद डे केयर कैंसर सेंटर्स बनाए जाएंगे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, भारतीय भाषा इंडियन लैंग्वेज स्कीम के तहत प्रोवाइडिंग डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। तो इंडियन लैंग्वेज को सीखने के लिए डिजिटल फॉर्म में बुक्स अवेलेबल कराई जाएंगी जिसको स्कूल्स और हायर एजुकेशन में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके बाद 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे जिसमें आपको स्किल्स प्रोवाइड कराई जाएगी अलग अलग प्रोफेशन से रिलेटेड। सो नेक्स्ट है अटल टिंकरिंग लैब्स। अराउंड 50,000 लैब्स टू बी सेट अप इन गवर्नमेंट स्कूल इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो अगले 5 साल में गवर्नमेंट स्कूल्स में 50,000 टिंकरिंग लैब सेटअप करी जाएंगी। टिंकरिंग लैब बेसिकली वो होती है जहां पे लोग या स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, प्रोटोटाइप डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल आप देख रहे होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही जमाना है, तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करे जाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, जिसका आउटले अराउंड 500 करोड़ रुपीस का है, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसके बाद ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू बी प्रोवाइडेड टू ऑल गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर। ये बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट की कनेक्टिविटी रहे। तो गवर्नमेंट स्कूल के साथ साथ हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं वहां पर भी ब्रॉडबैंड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। ये इस बजट में पेश किया गया।
इसके बाद एक्सपेंशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन को एक्सपैंड करने के लिए 1000 एडिशनल सीट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगले 5 सालों में अराउंड 75,000 एडिशनल सीट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके बाद एक गवर्नमेंट की स्कीम थी जल जीवन मिशन, तो जल जीवन मिशन स्कीम को एक्सटेंड किया गया है टिल 2028। सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा अप टू 50 इयर्स। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान, तो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान के तहत गवर्नमेंट प्लग बैक करेगी कैपिटल को अराउंड 10 लाख करोड़ रुपीस, जिसको वो नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर पाएगी। तो ये एक स्कीम है जो इस बजट में इंट्रोड्यूस करी गई है। नेक्स्ट है उड़ान, रीजनल कनेक्टिविटी टू 120 न्यू डेस्टिनेशन एंड कैरी 4 करोड़ पैसेंजर इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। सो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया गया है। आप देख भी रहे होंगे कि छोटे छोटे एयरपोर्ट्स लगभग हर सिटीज में बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो इसी के तहत ये स्कीम है उड़ान, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा और लगभग 120 नए डेस्टिनेशंस ओपन किए जाएंगे अगले 10 सालों में, और इसका फायदा लगभग 4 करोड़ पैसेंजर्स को होगा जो फ्लाइट्स में सफर कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर टूरिज्म की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि टूरिज्म लेड ग्रोथ होनी चाहिए कंट्री में। तो टूरिज्म लेड ग्रोथ शुड बी देयर इन द कंट्री, जिसके लिए 50 नए टूरिस्ट स्पॉट्स, 50 नए टूरिस्ट साइट्स को डेवलप किया जाएगा जहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। इसके बाद ई वीजा फैसिलिटीज शुरू करी जाएगी। मुद्रा लोन फॉर होम स्टेज, होम स्टेज आजकल बहुत चर्चा में है। होता क्या है कि जो लोग टूरिस्ट प्लेस पे रहते हैं वो अपने घर को या घर के किसी एक फ्लोर को होम स्टे में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है टूरिस्ट के लिए। वो महंगे होटलों में ना जाके इन होम स्टेज में रह सकते हैं। तो होम स्टेज डेवलप करने के लिए सरकार मुद्रा लोन प्रोवाइड कराएगी। तो कलेक्टिवली हम लोग बोल सकते हैं कि टूरिज्म लेड ग्रोथ हमारी कंट्री में होगी इस बजट के प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग। पीएम रिसर्च फेलोशिप, 10,000 फॉर टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इन आईआईटीज एंड आईएएस, तो 10,000 रुपए की फेलोशिप दी जाएगी पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत, जो आईआईटीज और आईएएस में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सपोर्ट प्रमोशन की, क्योंकि एक्सपोर्ट के प्रमोट होने से ही, एक्सपोर्ट ज्यादा करने से ही हम ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर पाएंगे। तो इसकी तरफ भी इस बार इस बजट में स्पेशल फोकस किया गया है, जिसके तहत इजी एक्सेस टू एक्सपोर्ट क्रेडिट, बहुत सारी ऐसी चीजें करी जाएंगी, ऐसी स्कीम्स बनाई जाएंगी जिससे कि एक्सपोर्ट करने वाली फर्म्स को, कंपनीज को इजी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी हो सके। भारत ट्रेड नेट बीटीएन, सो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, सेटअप किया जाएगा, किसके लिए? इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, जो कि एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन एंड फाइनेंशियल सॉल्यूशन के लिए। सो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, एक्सपोर्ट को इजी बनाने के लिए, ईज ऑफ बिजनेस के लिए जो ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन है उसको यूनिफाइड कर दिया जाएगा, और किसी भी तरीके का फाइनेंशियल सॉल्यूशन अगर चाहिए तो वो भी इसमें आपको मिल जाएगा। इसका नाम है भारत ट्रेड नेट। इसके बाद वेयर हाउस फैसिलिटीज एक्सपैंड करी जाएगी एयर कार्गोज के लिए, जो कार्गोज हमारे एयर से आते हैं तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वेयर हाउस बनाए जाएंगे ताकि उन चीजों को हम वहां पे स्टोर कर सके। फिर अगर हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की बात करें तो इसमें ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फॉर एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर लॉन्च किया जाएगा, जिससे कि उसके मेंबर्स और लोग जो उससे जुड़े हुए हैं रूरल एरियाज में उनको हेल्प मिलेगी। क्रेडिट स्कोर बेसिकली इसलिए बनाया जाता है ताकि किसी को भी लोन प्रोवाइड करने के पहले आप ये पता कर सको कि उसका क्रेडिट स्कोर सही है कि नहीं। क्रेडिट स्कोर के सही होने से सिर्फ ये मतलब है कि उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट की या लोन रीपेमेंट की कैपेसिटी है वो है भी कि नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है वो एक डिफॉल्टर है जो लोन ले लेता है और फिर लोन चुका नहीं पाता है? तो इसीलिए एक क्रेडिट स्कोर बना दिया जाता है, जिस स्कोर के ऊपर आपकी पोजीशन अच्छी मानी जाती है, जिस स्कोर के नीचे आपकी पोजीशन ऐसी मानी जाती है कि आपको कोई लोन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो ये एक बहुत अवेटेड डिसीजन था इंश्योरेंस सेक्टर में, जिसकी डिमांड बहुत टाइम से करी जा रही थी। तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एफडीआई लिमिट को 74% जो कि अर्लियर थी उसको इंक्रीज करके टोटल 100% कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा डिसीजन है इस बार के बजट में। इसके बाद अगर हम लोग टैक्स की बात करें तो न्यू इनकम टैक्स बिल, टैक्स रिफॉर्म बहुत जल्द होने वाला है। जो हमारा अर्लियर इनकम टैक्स एक्ट 1961 है उसमें रिफॉर्म किए जाएंगे, उसको चेंज किया जाएगा और एक नया इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसके बाद जन विश्वास बिल 2.0, जन विश्वास बिल क्या है? टू डीक्रिमिनलाइज मोर देन 100 प्रोविजंस इन वेरियस लॉ, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि आपको उस पर्टिकुलर एक्ट के तहत जेल नहीं होगी बल्कि सिर्फ फाइन देनी पड़ेगी, तो उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की बात करें तो रिमूवल ऑफ 7 टैरिफ रेट्स, अलग अलग 7 टैरिफ रेट्स जो कि लगाए जाते थे उसको हटाया गया है। अच्छा,
इसमें बहुत सारे बदलाव नहीं आ सकते क्योंकि इसमें चेंजेस करने के लिए जीएसटी काउंसिल रिस्पॉन्सिबल है। अप्लाई नॉट मोर देन वन सेस और सरचार्ज, तो अब से एक से ज्यादा सेस या सरचार्ज नहीं लगाए जाएंगे, ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स प्रपोजल के अंदर बोला गया है। इसके बाद लास्टली अगर हम लोग मेक इन इंडिया की बात करें तो इसके अंदर कुछ चीजों को एग्जेम्प्ट किया गया है, जैसे कि ओपन सेल्स जो कि टीवीज, एलसीडी और एलईडीज में लगाई जाती हैं, लूम्स फॉर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में जिस लूम का इस्तेमाल होता है, या फिर लिथियम बैटरीज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल के अंदर, इन सारी चीजों की खरीद बेच में एग्जेम्पशन दिए जाएंगे इसको प्रमोट करने के लिए। इसके बाद अगर मेडिसिन की बात करें तो 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर एग्जेम्प्ट पूरी तरीके से कर दिया गया है, यानी कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स को पूरे तरीके से टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। फिर 6 मेडिसिन ऐसी हैं जिनको 5% ड्यूटी लिस्ट में डाला गया, यानी कि इसके ऊपर लगाया जाएगा टैक्स, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो 5% होगा। सबसे अवेटेड चीज जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे वो है टैक्स स्लैब। तो टैक्स स्लैब की अगर बात की जाए तो टैक्स स्लैब को पूरे तरीके से इस बार बदल दिया गया है। मोस्ट अवेटेड पॉइंट जो है वो इस पूरे बजट का यही है, जिसमें 0 से 4 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है। 4 से 8 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर 5% का टैक्स है। देन 8 से 12 लाख 10%, 12 से 16 लाख 15%, 16 से 20 लाख 20%, 20 से 24 लाख 25%, और फिर लास्टली 24 लाख एंड अबव के ऊपर टैक्स 30% का लगाया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी राहत है मिडिल क्लास के लोगों के लिए। तो नो टैक्स अप टू 12 लाख रुपीज, सारे एग्जेम्पशंस को अवेल करने के बाद अप टू 12 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। फिर अब ये पता करना बहुत जरूरी है कि सरकार के पास जो पैसा आता है बजट अलोकेट करने के लिए वो किन किन सोर्सेस से आता है। तो वो सोर्सेस की लिस्ट यहां पे दी हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करें बोरोविंग्स और अदर लाइबिलिटी की, तो 24% जो पैसा है वो बोरोविंग से आता है, इनकम टैक्स से 22%, जीएसटी और अदर टैक्सेस से 18%, नॉन टैक्स रिसीट्स जो है अदर देन टैक्स वो 9%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे चार्ज करी जाती है वो 5% है, कस्टम्स जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर है वो 4% है, नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स जो है हमारी सरकार की वो 1% है, और लास्टली जो कॉर्पोरेशन टैक्स है जो कंपनीज के ऊपर लगाया जाता है वो 17% है। इस बार का जो टोटल बजट है वो 51 लाख करोड़ रुपीस का है, यानी कि 51 लाख करोड़ रुपीस के बजट को अलग अलग जगह पे एलोकेट किया गया है। और हर बार की तरह सबसे ज्यादा एलोकेशन जो हुआ है बजट का वो डिफेंस में हुआ है। सो डिफेंस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। गवर्नमेंट की अगर हम रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स की बात करें तो रिसीट्स के केस में रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट्स दो तरीके से गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं। तो अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो रेवेन्यू रिसीट्स जो कि टैक्सेस के फॉर्म में गवर्नमेंट के पास पैसे आए थे वो 30.9 लाख करोड़ रुपीस थे, और इस बार का जो एस्टिमेट है वो 34.2 लाख करोड़ रुपीस का बताया गया है। कैपिटल रिसीट्स की अगर हम बात करें तो बोरविंग से जो पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास, या फिर गवर्नमेंट ने किसी कंपनी को मर्ज किया या फिर किसी कंपनी में डिसइन्वेस्टमेंट किया, उसको बेच दिया, तो बेचने के बाद जो उनको पैसा मिलता है वो होती है कैपिटल रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स से जो उनको पैसे पिछले साल आए थे वो 16.3 लाख करोड़ रुपीस थे, और इस बार का जो एस्टिमेट है वो 16.4 लाख करोड़ रुपीस का है। इसी तरीके से अगर हम गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि सैलरी में पेंशन में गवर्नमेंट को करना पड़ता है, वो एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर 37 लाख करोड़ रुपीस का था, और इस साल का जो एस्टिमेट है वो 39.4 लाख करोड़ रुपीस है। इसी तरीके से अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट इंफ्रा डेवलप करने में लगाती है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर किया था वो 13.2 लाख करोड़ रुपीस का था, और करंट ये एस्टिमेशन 15.5 लाख करोड़ रुपीस का है। आई होप ये पूरी बजट की एनालिसिस आपको क्लियर होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।